हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अगला हमारा टॉपिक है इकाई नंबर 3 से, जो कि आपका वाणिज्य बीजगणित से लिया गया है। इसमें आपका एक अध्याय रखा गया है, अध्याय नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान। ये बैंकिंग एवं कराधान एक अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत दो टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन अपना बैंकिंग का है और दूसरा पोर्शन आपका कराधान से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपना जो यूनिट है, इकाई है 3 वाणिज्य गणित, इसमें से कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो इसमें आपका टोटल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न रहेगा, 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर के जो है 1 प्रश्न रहेगा। इसमें 1 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, या तो सही गलत वाला रहेगा या तो फिर फिल इन द ब्लैंक वाला रहेगा, जिसमें सिंपल सा आपसे जो शिक्षा उपकर के बारे में प्रश्न टॉपिक से आएगा, फिर और कब आपका वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब खत्म होता है। ठीक है, इस टाइप के आपसे जो सिंपल सिंपल प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। 1 नंबर में 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। 5 नंबर से इसमें जो होगा आपका 1 प्रश्न आएगा, जिसमें से पिछले कुछ सालों के प्रश्न को अवलोकन करने पर हमको ये समझ में आता है कि इसमें से एक प्रश्न जो रहते हैं आपका बैंकिंग से देता है और एक प्रश्न जो रहता है आपका कराधान से। तो यहाँ पर 5 नंबर का एक ही प्रश्न रहेगा, चूंकि वो अथवा में रहेगा, तो एक बैंकिंग से उसके अथवा में दे देता है आपका कराधान से। ठीक है, लेकिन कई ऐसे साल हुए हैं जिसमें से कराधान से प्रश्न ही नहीं दिया, सीधा सीधा बैंकिंग से ही प्रश्न दे दिया। तो इसमें हम मोस्टली क्या करेंगे, बैंकिंग, अगर बैंकिंग से हम प्रश्न पूरी पूरी क्लियर रखेंगे। और इसमें बैंकिंग में एक चीज आपको और देखने को मिला है कि आवर्ती जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है, आवर्ती ब्याज खाता है, उसमें से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम जो है आज की क्लास में जो है बैंकिंग से आपसे 2 प्रश्न करेंगे। ठीक है, और कराधान से कराधान पर हम फिर एक प्रश्न करेंगे। तो ये मान के चलिए कि आपको कराधान और बैंकिंग, आप दोनों टॉपिक्स अगर आपके क्लियर होते हैं, तो ये वाले यूनिट से या ये वाले अध्याय से बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी में हम सबसे पहला जो प्रश्न उठाते हैं बैंकिंग से उठाते हैं, जो कि आपका 2020 और 2025 में आया हुआ है। एक्चुअल में प्रश्न वही था, नाम को आपको चेंज करके दिया गया है। ठीक है, 2020 में वसीम नाम लिख दिया था, 2025 में कविता लिख दिया था, बाकी सबका डिटेल जो वही था। तो देखिए 2020 और 2025 में जो आया हुआ प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। वसीम 2020 में लिखा था, कविता जो है 2025 में लिखा था, बाकी सेम है ना। ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता। ठीक है, 200 रुपए प्रति माह की दर से, यानी 200 रुपए क्या करता है पर मंथ के लिए क्या किया उसने, बैंक में खाता खोला। और कितने दिनों के लिए खोला, 5 वर्ष के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, ब्याज की दर क्या हो, 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये जो प्रश्न है इसका मैं आपको हल बताता हूं। तो हल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया है, जो आपको दिया गया है उसको आप बता देंगे। दिया गया है ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है आप लिख दीजिए मूलधन। ठीक है, आवर्ती खाता के लिए यहाँ पे लिखिए आवर्ती खाता के लिए, आपको बताया गया है आवर्ती खाता के लिए। ठीक है, जहां पे आपको मूलधन दे रहा है, मूलधन, मैं अपने बोर्ड्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि मुझे 2 पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इस पे ज्यादा लगे। तो ये आवर्ती मूलधन P बराबर आपको दिया है 200 रुपया प्रति माह। ठीक है, 200 रुपया प्रति माह, जो मैं मान के चलता हूँ वसीम को पहले लेता हूँ। वसीम ने 200 रुपया प्रति माह के दर से क्या किया, अपना अकाउंट खोला। तो मूलधन अपना है P 200। इसमें जो दर जो दे रहा है, कितने परसेंट दर पर, 8% रहता है, दर को हम R से 6% वार्षिक। ठीक है, 6% वार्षिक। और इसमें आपको दे रहा है समय। ठीक है, समय जो है इसको यहाँ पे हम एन लेंगे, स्मॉल एन। समय जो है आपको दे रहा है 5 वर्ष के लिए खोल रहा है, कितने दिनों के लिए खोल रहा है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है आवर्ती खाता क्या होता है, प्रत्येक माह के लिए खोला गया है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं आपको समय जो है किसमें दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय को चेंज करेंगे किसमें, माह में। ठीक है, तो एन बराबर
आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने। तो 5 में अगर 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा आपका 60 माह हो जाएगा। कितने माह हो जाएगा? 60 माह हो जाएंगे 5 वर्ष में। ठीक है, तो समय जो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ठीक है, ब्याज, आवर्ती खाता में ब्याज का क्या फार्मूला होता है? ब्याज बराबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इसलिए इसको आई इक्वल करके लिखते हैं पी इंटू मूलधन गुणा दर बटा 100 गुणा ये होता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 24। ठीक है, कई बुकों में इसको ऐसा भी लिखा जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बुकों में ऐसा लिखा जाता है इसको पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू एन डिवाइड बाई 12, और इसको फिर बोल देता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा 12 और यहाँ कर देगा 2, ऐसे करके। तो इसको अलग अलग करके लिखा जाता है, रहने को सेम ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे में जो 12 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सूत्र। इसमें हम मान रख देंगे, मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ये आई इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है? 200, और आर आपको दिया हुआ है 6 वार्षिक है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100 इंटू एन क्या है? 60, और ये हो जाएगा 60 प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 24। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये कट जाएगा 100 एकम 100 दूनी 200, तो 2 गुणा 6 डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका 12 गुणा ये हो जाएगा 60 गुणा और ये हो जाएगा 61, और ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, इसको कटा सकते हैं, 12 एकम 12 दूनी 24। ठीक है, और फिर 2 एकम 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच गया 30 गुणा 61। ठीक है, 30 और 61 बच गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैं इसको ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 30 का गुणा जब मल्टीप्लाई होगा 61 के साथ, तो 3 कम 3 एकम 3 6 कम 6 12 6 तिया 18 और यहाँ बच जाएगा ये आपका आ जाएगा। देखिए, मैं एक चीज थोड़ा सा यूनिट लिखना भूल रहा था, ये आप बता देंगे कि ये पी जो है मूलधन है रुपीज, इसका मात्रा लिखना जरूरी है ना। तो जब इसका 61 का जब 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका आ जाएगा 1830 रुपए। ये क्या निकल गया? ब्याज। ब्याज आपका कितना आ गया? 1830 रुपए, यानी इसका टोटल ब्याज कितना बनेगा? 1830 रुपए बनेगा। अब आपको बताना कि 5 वर्ष पश्चात कितना मिलेगा, तो ब्याज के साथ साथ उसके जो मूलधन जितना 200 रुपए जमा कर उसको भी देगा, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि, मिलने वाली राशि। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? राशि, ठीक है, कुल राशि। ठीक है, कुल राशि बराबर क्या क्या करेंगे? जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन गुणा महीनों की संख्या, और इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे ब्याज को। ठीक है, ये तो मूलधन कितना है? 200 रुपए। ठीक है, कितने महीनों के लिए जमा कर रहा है? 60 महीनों के लिए, और कितना ब्याज है? 1830 रुपए। ठीक है, चलिए, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपए। ठीक है, टोटल 200 करके उसने कितना जमा किया? 12,000 रुपए जमा किया, प्लस इसमें आपका ऐड हो जाएगा 1830 रुपए, तब ये आपका आ जाएगा 0 3 ये 8 और 12 एक हो जाएगा 13, तो ये होगा कुल राशि 13,800 रुपए बनेगी। ठीक है, तो अतः वसीम को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपए की धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है, ये इस टाइप से बनेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको जो भी प्रश्न दे आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो मूलधन दिया रहेगा उसको पी ले लेना, दर दिया रहेगा उसको आर, फिर एन जो समय है उसको आपको क्या करना है? माह में चेंज करना है। आपको हमेशा वर्ष में दिया रहता है,
उसको आप माह में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर माह में दे दिया तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कन्वर्ट करने के बाद ये वाले फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के आप पहले ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद फिर 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धन राशि के लिए ये वाली फार्मूला आप याद रखिए, मूलधन जो है उसमें महीनों की संख्या का मल्टीप्लाई करना है प्लस ब्याज को ऐड कर देना। ऐड करके आप आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ऐड हो जाएगा तो आपको टोटल जो आएगा वही जो राशि क्या होगी वसीम को 5 वर्ष पश्चात मिलेगा 13,830 रुपए। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये वाली प्रश्न। चलिए इसी में एक दूसरा टाइप देखते हैं। 2019 में जो आया हुआ प्रश्न ये है, पद्मनी ने जिला सरकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, यदि जमा राशि परिपक्वता होने पर इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। अब ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ब्याज दे दिया है, मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है, आपको इसमें दर पूछा है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देखिए ये वाले प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जो कि 2019 में आया है, तो इसका हल करते हैं। दिया गया है, आप बता देंगे कौन से अकाउंट के लिए, तो आवर्ती जमा खाता के लिए, जमा खाता के लिए। ठीक है, जमा खाता के लिए। ठीक है, मासिक जमा धन या इसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन। ठीक है, मासिक जमा धन या इसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन। ठीक है, P बराबर ये आपको दिया हुआ है 100 रुपए प्रति माह। प्रति माह 100 रुपए कैसे जमा करता है, प्रति माह। ठीक है, आगे लिखा है इसमें आपको जो है दर। ठीक है, दर R%, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको समय दे दिया है, समय n बराबर कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए जमा करता है। मैंने आपको बताया, आपको अगर प्रश्न वर्षों में दिया है तो उसको क्या करना है, जी महीनों में कन्वर्ट करना है। तो समय n 10 गुणा क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा या प्रति माह हो जाएगा, महीना हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपए मासिक। अब आपको फार्मूला पता है वही फार्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं कि ब्याज वाली फार्मूला हम जानते हैं कि, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिया है, मैं लिखना भूल रहा हूँ, इसमें जो ब्याज जो है, ठीक है, ब्याज ये भी आपको दे दी है ना, ये लिखना पड़ेगा। ब्याज आई बराबर ये आपको कितना दिया है, 3,025 रुपए, ये आपको दे दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाता के लिए क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू P इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, ये दिया है 3,025 बराबर P की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिवाइड बाई 100 इंटू इधर क्या है, महीनों की संख्या 120, तो 120 धन 1 डिवाइड बाई आपका 24 हो जाएगा। ये आपके लिए बड़ा इजी कर दिया, ऊपर नीचे 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3,025 बराबर R इंटू ये हो जाएगा, कटा दीजिए इसको, 12 एकम 12 शून्यम 12 दूनी 24, 12 एकम 12 पंचे। ठीक है, तो ये आज आपका 5 गुणा ये आपका हो जाएगा 121। ठीक है, देखिए तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 3,025 डिवाइड बाई 5 गुणा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा, तो सॉरी 21 नहीं जी, 121, मैं बोलूं 21 कहां से आ रहा है, सॉरी 121। देखिए ये डायरेक्ट 11 से भी कट जाएगा, अगर इसको हम कटाना चाहें तो देखिए कैसे कटेगा, 11 से जब ये कटेगा, शुरू हम 5 से काट देते हैं, इजी होगा। चलिए 5 से काट दिए तो 5 को 30। ठीक है, 5 को 30, 5 छक्का 30 हो गया, फिर 2 आएगा, फिर 0 और फिर 5, 5 पंचे 25। ठीक है, 5 छक्को 30, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 के बाद फिर 0 लगाएंगे, तो फिर 25, 5 पंचे 25। अब ये कट जाएगा, देखो 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखो 11 11 121
और 11 में 121 और ये हो जाएगा 11 पंचे 55, फिर 5 बच गए 11 पंचे 55, फिर ये कट जाएगा 11 एक कम, ये हो जाएगा 11 पंचे, तो आपका कितना आ गया 5। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 5%। आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 5%। तो अतः अतः दर आर परसेंट बराबर ये आपका आ जाएगा 5% वार्षिक। ये अरे ये आपका आंसर है, आपसे दर पूछा हुआ है, ठीक है। तो दर वाला जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको क्या है, ब्याज दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके फिर आप कैलकुलेट करके फिर आपको सॉल्व करना है। ये मान के चलिए कि आपको कभी भी कुछ फाइंड करने वाला प्रश्न देता है, तब उसमें क्या रहेगा, सब चीज दिया रहेगा और एक चीज अननोन रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा उसी को आपको क्या करना रहता है, याद करना रहता है, ठीक है। अगर आपको 5 वर्ष पश्चात वाले पूछे तो पहले जो बताया उस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आपको आर पूछे तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका अध्याय है अब बैंकिंग जो है, इसमें से आवर्ती खाता में ये 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो दोनों जो प्रश्न को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे कराधान पे, कि कराधान के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए, कराधान टैक्सेशन पे देखते हैं। एक प्रश्न है जो कि 2024 में आया हुआ है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या दिया है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय। आप देखिए, आपको मैं बार बार पहले ही बोल रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि आपको क्या दे रहा है, मासिक दे रहा है, वार्षिक दे रहा है कि अर्धवार्षिक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है मासिक आय, मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपए है, वह 42,000 रुपए वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, ठीक है, तथा 6 वर्ष रुपए की अर्धवार्षिक प्रीमियम एलआईसी में देता है। 6 वर्ष अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब आधे आधे, माने एक साल में 2 बार देता है, ठीक है। देय आयकर की गणना कीजिए, सभी नियोजित राशि की छूट की अधिकतम सीमा कितनी हो, 1 लाख हो, 1 लाख रुपए है। आयकर की दरें निम्नानुसार है, शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% लगेगा, ठीक है। शिक्षा उपकर 3% लगेगा। देखिए कभी कभी प्रश्न में अलग अलग करके दे देता है, 2% हाई स्कूल पे, 1% या 1% हाई स्कूल पे, 2% माध्यमिक स्कूल पे। तो कुल मिला के आपको 2-1 करके भी दे, तो आप ये मान के चलेगा ये हमेशा आपको 3% ही निकालना है शिक्षा उपकर, चाहे आपको प्रश्न में 2-1 करके दिया रहा है या डायरेक्ट 3 दिया रहा है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखेंगे। हाँ, तो आपको दिया हुआ है इसमें आयकर का जो दरें हैं ये दिया है कि 2 लाख तक आपको नील रहेगा, कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले निकालेंगे बैंक कर्मचारी की मासिक आय दिया है, तो वार्षिक आय निकालेंगे। एक बैंक कर्मचारी की वार्षिक आय, ठीक है। आपको याद रखेंगे प्रश्न में चाहे कुछ भी दिया रहा है, मासिक दिया रहा है चाहे अर्धवार्षिक दिया रहा है, आपको हमेशा वार्षिक निकालनी है। क्या निकालना है, वार्षिक निकालना है आपको हमेशा, ठीक है। चाहे दरें कुछ भी दिया रहा है, दर अगर मासिक है तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके वार्षिक बनाना है, और वार्षिक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है आपको मासिक दिया हुआ है, तो मासिक है आपका 40,000 रुपए, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको क्या बनाएंगे, वार्षिक। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, माने 4 लाख 12 चौक 48, 48, ठीक है। 4 लाख अच्छा 80,000 होगा जी, 12 चौक 48, 80,000, ठीक है। 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए क्या हो जाएगी, इसकी वार्षिक आय हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में मासिक दिया है तो उसको क्या बनाना है, वार्षिक बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट ऐसी नंबर कर करके लिखेंगे, जिस हिसाब से मैं नंबर करके लिख रहा हूं। तो बैंक कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 4,80,000 हो गया, ठीक है। दूसरा, छूट योग्य राशि, छूट योग्य राशि निकालेंगे। आप लोग को पता है किस किस राशि पे छूट मिलता है। तो छूट योग्य राशि में पहला आपको जो है इस पे छूट मिलेगा सामान्य भविष्य निधि में, ठीक है। सबसे पहले ये जमा करता है सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है, 40,000 रुपए, वो भी कैसा, वार्षिक है, ठीक है। 40,000 रुपए है, वार्षिक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद एलआईसी में जमा करता है, एलआईसी, ठीक है, दूसरा दे रहा है एलआईसी, एलआईसी में जमा करता है कितना, 6,000, 6,000 क्या, 6,000 अर्धवार्षिक, तो वर्ष में कितना जमा करेगा,
अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है। तो 6 महीने में अगर ये 6000 जमा करता है तो 12 महीने में इसका जस्ट डबल करेगा। तो अर्धवार्षिक दिया है तो वार्षिक निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12,000 रुपए। तो वर्ष में कितना जमा करता है? 12,000 रुपए। आप हमेशा इसमें सब चीजों को कैलकुलेट वार्षिक करेंगे, ठीक है। तो कुल कुल राशि कितना हो जाएगी जिस पर इसको टैक्स नहीं लगेगा? तो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 52,000 रुपए, ठीक है। और आपको प्रश्न में क्या बोला है? अधिकतम कितना तक छूट देना है? 1 लाख तक छूट देना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये राशि जो है 1 लाख से क्या है? कम है, यानी कि उसको पूरे 52,000 रुपए का छूट मिलेगा टैक्स में, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे निकाल लेते हैं हम कर योग्य राशि, ठीक है। ये तो टैक्स फ्री निकल गया। कर योग्य राशि, कितने राशि पे उसको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल उसकी इनकम है 4,80,000 रुपए और इसमें माइनस करना है 52,000 रुपए को। ये कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0,0,0, फिर ये आपका आ जाएगा 8 और ये कितना है? 8, एक इधर हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये 2, ये 4,28,000 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखिए ऐसा वाला आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा लिख लेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है घटाने में, ये ठीक है। तो ये देखो 0,0,0 और ये 10 मान लिया 2 गया तो ये हो गया 8 और हासिल ये, तो 4 1 6 और 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा 2 और ये आ गया 4, ठीक है। 4,28,000 रुपए, ये तो 4,28,000 रुपए पे क्या लगेगा? इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अब टैक्स निकालते हैं, कर की गणना करते हैं। कर की गणना, अगला टॉपिक है कर की गणना करेंगे। ये तो कर की गणना कैसे करेंगे? इसमें दिया हुआ है, पहला आपको दिया हुआ है कि 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो नील लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा आपको दिया हुआ है 2,01,000 से 2,01,000 से अगर आपकी आय 5 लाख है, मतलब 5 लाख तक क्या होगा? इसमें जो है आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है कि 5 लाख 1 से 10 लाख तक आपको जो है 20% टैक्स देना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बात को समझिए, थोड़ी सी बात को आप समझेंगे, ठीक है। यहीं पर बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, यहीं पर समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? पहले इसको आराम से समझिए। आपको बोल रहा है 2 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2,01,000 से 5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। अब देखिए 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब दूसरा समझिए 2,01,000 से लेकर 5 लाख तक कितने इसमें आ रहा है? बीच में 3 लाख आ रहा है, यानी 3 लाख रुपए को आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10%। तो सबसे पहले आप सोचिए 4,28,000 में से कितना पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा? 2 लाख पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 4,28,000 आपकी पैसा है, उसमें से 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, नील मतलब कुछ नहीं लगना है, ठीक है। कर मुक्त, या आप बोल सकते हैं 0%, सीधी सी बात, नहीं लगेगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, नील को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0। हिंदी में इसको निरंक लिखा रहता है, ठीक है। नील लिखे इंग्लिश में, या तो निरंक या तो फिर 0 लिखे, नहीं लगना है 0%। तो देखिए 4,28,000 में से जब मैं 2 लाख माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 2,28,000 रुपए। 4,28,000 में जब मैं 2 लाख माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा 2,28,000 रुपए। यानी पहला वाला कैलकुलेशन हो गया। अब मेरे पास कितना पैसा बचा? 2 लाख तो छूट हो गया पूरा पूरा। तो 4 लाख में 28 में से 2 लाख माइनस हो, कितना बचा? 2,28,000 रुपए। अब देखिए अब जो बचा वो इसमें आएगा। तो 2,01,000 से 5 लाख तक, तो इसकी अगर बीच की रेंज की बात हो तो कितना आ रहा है? 3 लाख। कितना आ रहा है? 3 लाख। और मेरे पास कितना बच रहा है? 2,28,000 रुपए। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा वो 2,28,000 रुपए। तो यानी 2,28,000 रुपए जो मेरे बचेंगे उस पर कितना लगेगा? 10% लगेगा। अब इसमें इसके लिए पैसा बच ही नहीं रहा 20% के लिए, तो इस पर फिर आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? फिर से प्रश्न को ध्यान से समझिए, फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। हमारी टोटल आय कितनी है? टोटल आय है 4,28,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 लाख पर आपको छूट नहीं मिलेगा, तो 4,28,000 में से 2 लाख आप माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 2,28,000 रुपए। अब ये कैलकुलेट हो गई ये वाला। अब इसमें आइए, अब आपको बोल रहा है 2,01,000 से 5 लाख तक, यानी टोटल कितना आ रहा है इसमें? 3 लाख आ रहा है। 3 लाख का जो रहेगा उस पर आपको 10% लगेगा। तो हमारे पास कितना बच रहा है?
यहाँ पे बच रहा है 2,28,000 जिसपे टैक्स देना है। तो 3 लाख से क्या है 2,28,000 कम है, तो यानी 2,28,000 पे कितना परसेंट लगेगा 10% लगेगा। ठीक है, अब इस पर जो पैसे बच ही नहीं रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2,28,000 में क्या हो रहा है 2 लाख पूरा पूरा माइनस हो जा रहा है, ये पहला वाला 2 लाख माइनस हो जा रहा है, जो बच गया उसका क्या लगेगा 10% टैक्स लगेगा। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आगे आपका ये आ जाएगा 2,28,000 का 10% का मतलब गुणा 10% लिखते हैं 10/100, तो काट दीजिए 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 22,800 रुपए। ये तो आपकी कितनी कर हो गई 22,800 रुपए। ठीक है, अब आपको निकालना है 5वें नंबर पे शिक्षा उपकर। ठीक है, शिक्षा उपकर निकालना है, शिक्षा उपकर। चलिए, तो किसका निकलता है शिक्षा उपकर, जो आपका कर है। ठीक है, कितना कर हो रहा है 22,800, इसी पे शिक्षा उपकर निकलेगा। तो 22,800 का कितना हो जाएगा 22,800 का 22,800 का 3%, 22,800 का 3% निकलेगा शिक्षा उपकर। तो 22,800 गुणा 3/100, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कर गया। आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 एकम 8 8 16 8 24 की 4 2 3 दूनी 6 6 2 8 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 684 रुपए। क्या हो जाएगा आपका शिक्षा उपकर। 6वें नंबर पे कुल कर, कुल कर। ठीक है, कुल कर कितना हो जाएगा, तो आपका जो ये कर जो है कितना है 22,800 प्लस ये जो शिक्षा उपकर है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल कर। ठीक है, 22,800 जो ये कर है और शिक्षा उपकर है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कर निकल जाएगा जितना हमको कर पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये 6, 8 में जब 6 ऐड होगा आपका तो ये आपका आ जाएगा 15। ठीक है, कैसे जोड़िए आप लोग 8 में जब 6 ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा 14, सॉरी कितना आ जाएगा 14, और ये हासिल है 1 तो ये आ जाएगा 3 और ये आपका आ गया 2, तो कितना आ गया 23,484 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 23,484 रुपए आपको क्या होगा कर देना होगा। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख लीजिए, अतः उस बैंक कर्मचारी को, ठीक है, आय के रूप में 23,484 रुपए देना होगा। ठीक है, ये कितना पेमेंट करना होगा 23,484 रुपए आपको कर के रूप में देना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके बुक में जो है क्या करता है, पहले से कई क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, हालांकि अभी तक तो परीक्षा में नहीं पूछे गए, लेकिन बाय चांस अगर पूछे जाए तो बुक में कई प्रश्न ऐसे दिए हैं कि क्या करता है पहले से कुछ राशि को मंथली जमा कर देता है कर के रूप में। तो अगर पहले से पे किया हुआ है तो उसको यहाँ पे क्या होंगे घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा उतना उसको कर के रूप में देना पड़ेगा। आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो आपको इसमें दिया, जैसे 1 लाख से कम आ रहा है तो पूरा छूट हो जा रहा है, अगर ज्यादा आएगा तो सिर्फ 1 लाख तक छूट होगा। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे और एक बात ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर डोनेशन वाला प्रश्न आता है, मान लो डोनेट आता है, तो ये जो है इस पर फिक्स छूट मिलेगा, डोनेशन पे आपको अलग से और छूट मिलता है, जैसे 50% 100%, तो उसको इसके बाद एक बार और अलग से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा प्रश्न आपसे पूछा नहीं गया है, 2018 से 25 तक का मैंने पेपर देखा तो इसी टाइप का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल ये तरीके सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स है। पहला उसकी वार्षिक आय, दूसरा फिर छूट योग्य राशि, तीसरा कर योग्य राशि निकालना है छूट योग्य को माइनस करके, चौथा कर की गणना करना है, पांचवा आपको शिक्षा उपकर कुछ भी दे आपको 3% निकालना है। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा उपकर और कर इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका कुल कर निकल जाएगा, जितना आपका आएगा उतना ही आपको क्या करना होगा कर के रूप में पेड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका टैक्सेशन वाला जो क्वेश्चन है इस तरह से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ये पहले वाले जो दिए हुए हैं सेम उसी टाइप के, सब इसी टाइप के प्रश्न है, तो बाकी को आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 5 नंबर के लिए
मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ाया इसी में से आएगा, या तो हो सकता है यही प्रश्न आपको रिपीट कर ले। ठीक है, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।